जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सीईटी 2026 की तैयारी में हमने राजस्थान के इतिहास से शुरुआत की थी और आज हम इस वीडियो में गुहिल राजवंश से संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेवाड़ में जो गुहिल सिसोदिया राजवंश था उसका शासनकाल कब से कब तक रहा। मेवाड़ पर गुहिल सिसोदिया राजवंश का शासन 6ठी शताब्दी ईस्वी से 1947 ईस्वी तक लगभग 1350 वर्षों तक रहा था। प्राचीन काल में मेवाड़ को शिवी जनपद कहते थे, मेदपात कहते थे, प्रागवाट कहते थे और मेदपाट भी कहा जाता था। प्रारंभिक राजधानी, इस राजवंश की प्रारंभिक राजधानी मध्यमेका थी, जो कि चित्तौड़ के आसपास में क्षेत्र है। वर्तमान में हम इसको नगरी कहते हैं और प्राचीन नाम इसका मध्यमिका था, वो उसकी राजधानी थी। प्राचीन मेवाड़ का क्षेत्र आज के उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, यहाँ का आसपास का जो क्षेत्र है और भीलवाड़ा भी है इसमें। तो इन जिलों को पहले मेवाड़ कहा जाता था। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र सूर्यवंशी क्षत्रियों का माना जाता है। गुहिल वंश से पहले यहाँ मालव गणराज्य, उज्जैन के शक शासक, ओलिकार वंश और बाद में मौर्य वंश का शासन रहा था। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य वंश के अंतिम शासक मान मौर्य को हरा करके और चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया था। यहाँ पर कर्नल तोड़ और मोहनत नैन्सी के अनुसार गुहिलों की 24 शाखाएं थी। गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विद्वानों ने और अलग अलग स्रोतों ने क्या क्या मत प्रस्तुत किए हैं वो हम देखते हैं। अबुल फजल ने कहा था कि गुहिल ईरान के नौशिखा के वंशज हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका उद्गम स्थल वल्लभी माना जाता है, वल्लभी जो गुजरात में है, और कवि श्यामल दास भी इन्हें वल्लभी मूल का ही बताते हैं। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर गुहिलों की उत्पत्ति आनंदपुर परंपरा से मानते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य में इनको सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर ओझा के अनुसार गुहिल सूर्यवंशी राजपूत थे और ऐतिहासिक परंपरा भी यही कहती है कि गुहिल के पिता जो थे शीलादित्य, वो वल्लभी शासक थे, यानी कि वल्लभी नामक क्षेत्र पर शासन करते थे। लेकिन और ये जो गुहिल है, गुहिलादित्य है, वो अपने माता के गर्भ में थे। तो वल्लभी पर जब आक्रमण हुआ था उससे पहले ही ये इनकी जो माता थी गुहिलादित्य की, वो इस मेवाड़ क्षेत्र के आसपास में आए हुए थे तीर्थ यात्रा के दौरान, इसीलिए ये बच गए थे। और वल्लभी का साम्राज्य तो नष्ट हो गया था, लेकिन ये गुहिलादित्य बच गए और बाद में इन्होंने यहाँ पर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल या गुहिलादित्य है। यही गुहिल वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाता है। तो उन्होंने गुहिलादित्य ने नागदा में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अब बप्पा रावल की बात करते हैं हम। इन्हें कालभोज या मालभोज भी कहा गया है और गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र का साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था और बहुत ही वीर योद्धा थे। बचपन और इनका संरक्षण, कर्नल टोड के अनुसार ईडर के राजा नागादित्य की हत्या के बाद उनकी विधवा पत्नी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र बप्पा को कमलावती नामक बड़नगरा जाति की महिला के संरक्षण में छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा रावल जब बड़े हुए और इनका मूल नाम कालभोज था और डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार कालभोज वास्तविक नाम था और बप्पा उनकी उपाधि थी। उनकी सैन्य उपाधियों, उनकी जो अन्य उपाधियाँ थी उनमें इन्हें हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चक्कवे यह भी कहा जाता है। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। वे हरित ऋषि के शिष्य थे और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा को विप्र ब्राह्मण कहा गया है और उन्होंने उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था और मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। 734 ईस्वी में श्यामल दास के अनुसार 734 ईस्वी और कर्नल टोड के अनुसार 713 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को चित्तौड़ से हराया था और फिर
मेवाड़ पर अपना अधिकार किया था और चित्तौड़ जो था उसको अपने अधिकार में लिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करने हेतु उन्होंने मध्य एशिया तक सैन्य अभियान चलाया था और पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक जो नगर है वो बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा है। बप्पा का 115 ग्रेन का सिक्का वहाँ से प्राप्त हुआ है हमें। उनकी समाधि जो है वो नागदा में है, जहाँ पर इनका मंदिर भी बनाया गया है। उसके बाद शासक आते हैं अल्लट या आलूराव। इन्हें आलू रावल की के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया था और मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही व्यवस्था का जो गठन था वो अल्लट द्वारा ही किया गया था। उन्होंने आहड़ में आदिवराह मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्होंने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और हुणों की सहायता से अपने क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किया था। अब मेवाड़ के जो गुहिल सिलसिले राजवंश के प्रमुख शासकों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। अल्लट के उत्तराधिकारी थे नरवाहन। नरवाहन के शासनकाल के बारे में इतिहास में सीमित जानकारी उपलब्ध है। शक्ति कुमार की बात करते हैं तो इनके समय में मुंज परमार ने आहड़ पर आक्रमण कर नगर को नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात शक्ति कुमार ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। इन्हीं के समय में भोज परमार ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद रणसिंह के शासनकाल में गुहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक तो रावल शाखा और दूसरी राणा शाखा। रावल शाखा इनके दो पुत्र थे, क्षेम सिंह और राहप। तो रावल शाखा की शुरुआत क्षेम सिंह ने की थी और राणा शाखा की शुरुआत राहप द्वारा की गई थी। राजसमंद के पास में जो सिसोदा गांव है राजसमंद में, वहाँ सिसोदा गांव में रह करके और राहप ने राणा शाखा की शुरुआत की थी। इसीलिए ये बाद में सिसोदा गांव के नाम से सिसोदिया कहलाए थे। रण सिंह के बाद क्षेम सिंह आते हैं। ये क्षेम सिंह जो थे वो सामंत सिंह के पुत्र थे। सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज चौहान सेकंड की बहन पृथ्वीबाई से हुआ था। कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद इन्होंने वागड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की स्थापना की और बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया। बाद में सामंत सिंह के भाई मंथन सिंह ने कीर्तिपाल को हराकर पुनः मेवाड़ प्राप्त किया था। मंथन सिंह के उत्तराधिकारी बने थे पद्म सिंह। इसके बाद जैत्र सिंह की बात आती है। 1213 से 1253 तक इनका शासनकाल रहा था और इनके दिल्ली में समकालीन जो शासन थे उनमें इल्तुतमिश, रकनुद्दीन, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद थे। इल्तुतमिश के साथ इन्होंने भूतला का युद्ध किया था 1227 ईस्वी में, जो राजसमंद जिले में नाथद्वार के पास में भूतला नामक गांव है, वहाँ पर यह युद्ध हुआ था और इन्होंने इल्तुतमिश को हराया था वहाँ से। कर्नल टोड के अनुसार 1231 ईस्वी में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को नागौर के पास पुनः हराया था। उसके बाद जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी तीसरी राजधानी बनाया था। जैत्र सिंह के समय नागदा राजधानी थी, आहड़ राजधानी थी, लेकिन इल्तुतमिश जब युद्ध से हार गया था तो इन्होंने जाते समय आहड़ को लूटा और वहाँ पर नरसंहार किया था। इसी कारण से एक सुरक्षित राजधानी देखने के लिए इन्होंने फिर चित्तौड़ में, जैत्र सिंह ने चित्तौड़ में अपनी राजधानी बनाई थी। और जैत्र सिंह के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। 1248 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद का आक्रमण इनके असफल हो रहा था। साहित्यिक प्रगति। इस काल में ओग्निर्युक्ति एवं पाक्षिक वृत्ति नामक दो ग्रंथों की रचना हुई थी। अब रावल तेज सिंह की बात करते हैं। इन्हें उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप कहा गया है। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान बलबल के आक्रमण को विफल किया था। उनकी पत्नी जैतलदेव ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्हीं के काल में कमलचंद्र द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ की रचना की गई थी, जो मेवाड़ का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ था। समर सिंह की बात करते हैं। चिरवा अभिलेख में समर सिंह को धर्म मर्मज्ञ कहा गया है। इनके दरबारी विद्वान थे, एक तो रत्नप्रभसुरी और दूसरे पार्श्वचंद्र। उनके दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह जो थे हम जानते हैं पद्मिनी के होने, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया गया था, उस समय के शासक।
और कुंभकर्ण जो थे इन्होंने नेपाल में राणा शाखा की स्थापना की थी। समरसिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात जा रही सेना से हर्जाना वसूल लिया था। अब हम बात करते हैं रावल रतन सिंह की। गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इनका विवाह रानी पद्मिनी से हुआ था, जो सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। और राज्य से निष्कासित इस राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में बताया था। ठीक है, उस ब्राह्मण का नाम राघव चेतन है। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 1303 ईस्वी में। कारण क्या था? एक तो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति और दूसरा रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा। युद्ध की प्रमुख घटनाएं थी। खिलजी ने छल से रतन सिंह को बंदी बना लिया था, जिन्हें बाद में रानी पद्मिनी की योजना के अनुसार पालकियों में छिपे राजपूत योद्धाओं ने मुक्त कराया था। और फिर रतन सिंह ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया। इस युद्ध में गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को रानी पद्मिनी के नेतृत्व में बहुत विशाल जौहर हुआ था और रावल रतन सिंह युद्ध में केसरिया हुए थे। और राजस्थान का दूसरा साका हुआ था और सबसे विशाल साका हुआ था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था और उसने इसका नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर, जो खिज्र खां उसका पुत्र था उसके नाम पर खिजराबाद कर दिया था और अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़गढ़ का गवर्नर नियुक्त किया था। फिर 1303 से 1326 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा था यह चित्तौड़। और फिर क्या हुआ था कि 1326 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो खिज्र खां था वो सोनगरा मालदेव जो है, मालदेव सोनगरा, उसको ये सौंप करके, चित्तौड़गढ़ सौंप करके वो स्वयं दिल्ली चला गया था खिज्र खां। तो मालदेव सोनगरा के जो पुत्र थे वो चित्तौड़ पर शासन कर रहे थे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं हमीर देव चौहान के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं एक छोटा सा प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। देखो, मेवाड़ के इतिहास की जानकारी जो है हमें कुछ स्रोतों से मिलती है। जैसे एक अमीर खुसरो की एक किताब है खजाइन उल फतूह, जिसे तारिक ए अलाई भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है, यानी कि तूती ए हिंद। और खजाइन उल फतूह में इसने चित्तौड़गढ़ के जो युद्ध था 1303 वाला, उसके बारे में वर्णित किया है। उसके बाद में एक मलिक मोहम्मद जायसी है जिन्होंने पद्मावत लिखी थी अवधी भाषा में। इसके बाद हेमरतन सूरी जिन्होंने गोरा बादल चौपाई लिखी थी। ये हेमरतन सूरी जो थे वो कौन से मेवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि थे, यह आप कमेंट करके बताना। चित्तौड़ स्थित फारसी मकबरा अभिलेख जो है, इसमें अलाउद्दीन को सूर्य, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। और एक धाबाई पीर का शिलालेख भी है जो भी हमें मेवाड़ के इतिहास की जानकारी देता है। तो जब 1326 के आसपास में मालदेव सोनगरा के पुत्र शासन कर रहे थे चित्तौड़ पर, तभी जो पहले बताया था ना कि मेवाड़ में दो गुहिल वंश जो था वो दो शाखाओं में बट गया था, राणा और ये एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। तो रावल शाखा का तो वंश खत्म हो गया था। उसके बाद जो राणा शाखा के हमीर सिसोदिया थे, जो सिसोदा गांव के थे, उन्होंने यहाँ पर चित्तौड़ में आकर के और युद्ध किया था। कहा जाता है कि बनवीर नामक एक सोनगरा चौहान था जो मालदेव सोनगरा चौहान का पुत्र था। और ये मालदेव सोनगरा चौहान कौन था? कान्हरदेव सोनगरा चौहान का भाई था। पढ़ते हैं हम, ये नोट्स पढ़ते हैं। इन्होंने मेवाड़ में राणा शाखा की वास्तविक स्थापना की थी। राणा हमीर जो थे वो सिसोदा गांव के निवासी थे। सिसोदा नहीं है, ये सिसोदा है। और अरित सिंह के पुत्र थे। इनके पिता 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे, क्योंकि 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया था। और 1326 में जो मालदेव सोनगरा का शासन था, और उस समय मालदेव सोनगरा चौहान जो थे, जो कान्हरदेव चौहान के जो भाई थे, ये मालदेव सोनगरा चौहान, इनके पुत्र थे, वो शासन कर रहे थे। तो इन्होंने वहाँ पर उन्हें हरा करके और चित्तौड़ को मुक्त कराया था। इसीलिए इन्हें
मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, या राणा शाखा का संस्थापक कहा जाता है, या सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था और इन्हें विषम घाटी पंचनन कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में यह लिखा हुआ है। और जो रसिक प्रिया पर टीका है, जो कुंभा के द्वारा लिखी गई थी, रसिक प्रिया पर टीका, जिसमें इन्हें वीर राजा की उपाधि दी गई है और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसे प्रबल शासक कहा गया है। 1336 ईस्वी में सिंगुले के युद्ध में, जो बांसवाड़ा में सिंगुले का युद्ध हुआ था, उसमें राणा हमीर ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था और उस समय मेवाड़ में सबसे पहले उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली चालू की थी। अब राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह की बात करते हैं हम। तो ये राणा हमीर के पुत्र थे और इनके शासनकाल में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई थी। इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित किया और 1382 ईस्वी में बूंदी के साथ युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। बूंदी का जो युद्ध हुआ था वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर राणा क्षेत्र सिंह के पुत्र राणा लाखा, जिनका नाम था लक्ष्य सिंह। इनसे संबंधित प्रमुख घटनाएं देखो, एक तो नकली दुर्ग का एक युद्ध हुआ था। बूंदी विजय की इनकी जो एक प्रतिज्ञा थी उसे पूरी करने के लिए इन्होंने मिट्टी का एक नकली दुर्ग बनाया था, जो बूंदी का जो दुर्ग था वैसा ही था दिखने में। और फिर उसमें युद्ध लड़ा था इन्होंने, और जिसमें कुंभाहाड़ा जो थे वे उनके सामने थे और वे कुंभाहाड़ा जो थे वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनके समय में जो जावर नामक स्थान पर चांदी और शीशे की खदान की खोज हुई थी और फिर शीशे का और चांदी का उत्पादन होता था बहुत भारी मात्रा में, जिससे मेवाड़ की आय में बढ़ोतरी हुई थी। और एक पिच्छू नामक बंजारे ने यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया था, जिसे आज पिछोला झील कहते हैं। और इसी झील के पास में नटनी का चबूतरा बनाया था, जो भी इन्हीं के शासनकाल में बना था। जग मंदिर का जो निर्माण है कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने पूरा कराया था, जो पिछला झील के अंदर है। उसकी बात हम बाद में करेंगे। वैवाहिक संबंध के बारे में देखते हैं। इनका विवाह मारवाड़ की हंसा देवी से हुआ था। इस विवाह से उत्पन्न पुत्र मोकल मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना था। चुंडा और मेवाड़ का भीष्म पितामह। देखो, इनका एक पुत्र था राणा लाखा का चुंडा, सबसे बड़ा पुत्र था चुंडा। ये चुंडा जो था, इन्होंने राणा लाखा के विवाह के लिए स्वयं के विवाह को ठुकरा दिया था और कभी भी विवाह न करने का एक वचन प्रण लिया था, जिसके कारण इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्योंकि राणा लक्ष्य सिंह और हंसा देवी से उत्पन्न पुत्र जो मोकल थे, उनको उत्तराधिकारी बनाने के लिए इस शर्त पर ही हंसा देवी ने इनसे विवाह किया था। उसके बाद चुंडा को मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 ठिकाने दिए गए, जिनमें सलूम्बर सबसे बड़ा था। सलूम्बर के सामंत को मेवाड़ का राज तिलक करने का अधिकार था और सेनापति होने का गौरव प्राप्त था। राणा की अनुपस्थिति में सलूम्बर का सामंत ही राजधानी का संचालन करता था और जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट इनके दरबार के प्रमुख विद्वान थे। अब राणा मोकल की बात करते हैं हम। अक्षर थोड़े छोटे हैं, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। राणा मोकल जो थे वो राणा लाखा और हंसा देवी के पुत्र थे और इनका शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक रहा था। 1428 में इन्होंने नागौर के फिरोज खां ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था इनके समय में, और इसी समय के दौरान राणा मोकल ने गुजरात के शासक अहमद शाह को भी पराजित किया था। हंसाबाई को चुंडा पर अविश्वास हो गया था, जिसके कारण चुंडा मांडू के दरबार में चले गए थे। चुंडा के जाने के बाद हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुला दिया था। जो मारवाड़ के जो रणमल थे, राव चूड़ा के पुत्र थे। राव चूड़ा के भी बड़े पुत्र थे रणमल, उन्हें हंसाबाई ने मेवाड़ बुला दिया था। तो राणा मोकल ने मेवाड़ में कई महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया था और उनका जीर्णोद्धार करवाया था। जैसे इन्होंने चित्तौड़ में राजा बोस द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था
और इसलिए इस मंदिर को बाद में मोगल मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। और इन्होंने चित्तौड़ में ही समिधेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था, मतलब समिधेश्वर मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, यानी कि पुनर्निर्माण करवाया था। और चित्तौड़ में द्वारिकाधीश जी मंदिर का निर्माण भी राणा मोगल के द्वारा ही करवाया गया था। इसके अलावा एकलिंगनाथ जी के चारों ओर परकोटे का निर्माण भी राणा मोगल के द्वारा करवाया गया था। राणा मोगल की हत्या चाचा मेरा और महबा पवार ने मिलकर के झिलवाड़ा के एक युद्ध में की थी, जो अहमद शाह के साथ हो रहा था, झिलवाड़ा का युद्ध, उसमें कर दी थी। अब ये चाचा मेरा और महबा पवार कौन है? ये है राणा मोगल के जो दादा थे क्षेत्र सिंह, जो यहाँ पर एक मिनट, ये जो राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह हैं, इनकी अवैध संतानें थी, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। इसी हत्या के चलते फिर भविष्य में बाद में इन्होंने, ये जो चाचा मेरा और महबा पवार थे, इन्होंने महमूद खिलजी प्रथम के यहाँ शरण ले ली थी, क्योंकि मोगल के पुत्र राणा कुंभा ने इन्हें मारने के लिए कोशिश की थी। इसलिए हम बात करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो महाराणा कुंभा को मेवाड़ का सबसे महान शासक कहा जाता है, और इनके पिता का नाम राणा मोगल था और इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था, जो एक परमार राजकुमारी थी। सबसे पहले इनके सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी। एक तो अपने पिता के हथियारों को मारना, ठीक है, और दूसरा था कि रणमल का जो मेवाड़ में प्रभाव बढ़ रहा था, वे अधिकतर जो मारवाड़ी सरदार थे उन्हीं को मेवाड़ के दरबार में लगा रहे थे मंत्री के रूप में। इसीलिए उन्हें यह डर था कि कहीं मेवाड़ मारवाड़ में ना मिल जाए। इसी कारण से कम उम्र में ही इन्होंने अपने विजय अभियान चलाए थे और बहुत ही प्रभावशाली शासक के रूप में अवतरित हुए थे। ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था, इन्होंने 1437 में किया था। यह युद्ध महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था, और इस युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी के बीच हुआ था। यह 9 मंजिला स्तंभ है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके मुख्य वास्तुकारों में जेता, नापा, पोमा, पुंजा, भूमि, चूपी और बलराज शामिल थे। जेता और जेता के ही पुत्र है नापा, पोमा और पुंजा। विजय स्तंभ में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, विजय स्तंभ के पास में ही एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और भी है, जिसके लेखक अत्रि भट्ट और महेश भट्ट हैं। और विजय स्तंभ को विष्णु ध्वजगढ़, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है और मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, और यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में, और इसका जीर्णोद्धार राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। जब इसकी पहली मंजिल बिजली गिरने के कारण टूट गई थी तो लकड़ी की बनवाई गई थी महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। उसके बाद जैसे जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं तो उसके जो लेखक थे वो उसके निर्माता थे वो जीजाशाह बघेरवाल थे, और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, लेकिन विजय स्तंभ से थोड़ा सा अलग है। एंड यह 7 मंजिला है और भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो ऋषभदेव हैं इनको समर्पित है। मालवा और गुजरात के साथ संघर्ष हुआ था कुंभा के शासनकाल के दौरान। 1442 से 1443 ईस्वी के बीच कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया था, और मांडलगढ़ पर 1446 और 1456 ईस्वी में आक्रमण हुए थे जो अनिर्णित रहे थे। उसके अलावा एक चंपानेर की संधि हुई थी 1456 ईस्वी में। मालवा का महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन दोनों के साथ हुई थी, और इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। इन्होंने कहा था कि अगर हम दोनों मिलकर के और महाराणा कुंभा को हराएंगे तो मेवाड़ को आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन महाराणा कुंभा ने इस युद्ध को बिल्कुल ही खारिज कर दिया था। इस युद्ध में दोनों हार गए थे, कुंभा जीत गए थे और संधि असफल हुई थी। एक बैराटगढ़ का यानी बदनौर का एक युद्ध हुआ था 1457 ईस्वी में। इस युद्ध में भी कुंभा की विजय हुई थी, और इन्होंने जीत की याद में कुशाल माता मंदिर का निर्माण कराया था, जो बदनौर में है ना वो। इसके बाद 1468 ईस्वी से
में महाराणा कुंभा की हत्या उनके स्वयं के पुत्र उद्दा ने कर दी थी, मामादेव तालाब के पास में, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही जो मामादेव कुंड है उसके पास में उद्दा ने कर दी थी। और उसी उद्दा की मृत्यु कैसे हुई थी? बिजली गिरने के कारण हुई थी, देखते हैं बाद में। देखो, कुंभा के द्वारा स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया गया था। राजस्थान में महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कविराज श्यामल दास जो है, उनके अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले कुंभा ने ही करवा दिया था। जैसे सबसे पहले एक कुंभलगढ़ दुर्ग है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग तो वैसे अशोक के पुत्र संप्रति द्वारा करवाया गया था, लेकिन ये उतने सालों से बहुत खंडहर और बिल्कुल भी भग्न अवस्था में हो गया था। इसी कारण कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 1448 से 58 के बीच में 10 वर्षों तक इनका पुनर्निर्माण करवाया था, और जिसके प्रमुख शिल्पी थे वो यानी वास्तुकार थे वो मंडन थे। इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी और मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। इसकी 36 किलोमीटर दीवार है, जो भारत की सबसे लंबी और विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है जिसे, और इस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस दुर्ग में एक छोटा सा एक दुर्ग है रहने के लिए, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। इसी के भीतर रहते थे कटारगढ़, और कुंभा जो शासन किया करते थे वो कटारगढ़ में रहकर ही करते थे, इसीलिए कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं पर हुआ था, और इसके अंदर बने बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके अलावा अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़, मचान दुर्ग, भौमर दुर्ग आदि अनेक दुर्गों का निर्माण भी कुंभा द्वारा करवाया गया था। और चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा ये कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर चित्तौड़ के अलावा कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में भी बने हुए हैं। और श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण तो करवाया था। कुंभा के एक कोषाध्यक्ष वेलका द्वारा करवाया गया था श्रृंगार चवरी मंदिर। श्रृंगार चवरी मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था, इसलिए इसे श्रृंगार चवरी कहा जाता है। चवरी होता है ना, इसलिए। रणकपुर जैन मंदिर पाली, इसका निर्माण देखो धरणक शाह ने करवाया था, और इसके शिल्पी देपाक थे। यह आदिनाथ को समर्पित है, और इसमें 1444 स्तंभ हैं, जिस कारण इसे स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है। लेकिन यह कुंभा के शासनकाल में हुआ था, हो सकता है कुंभा की मंजूरी के बाद हुआ था। साहित्य और संगीत में भी कुंभा का बहुत योगदान रहा था। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, कामराज रतिसार आदि की रचना की थी। संगीत राज के 3 भाग हैं, पाठ्य रत्नकोश, रस रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और गीत रत्नकोश। इसके अलावा कुंभा ने गीत गोविंद पर एक रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी थी, और कान्हा व्यास जो थे इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। देखो, महाराणा कुंभा ने एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग की रचना की थी, उसके बाद इनके दरबारी कवि कान्हा व्यास ने उसे पूरा किया था। कुंभा के जो गुरु थे वो हीरानंद मुनि थे, और उनकी पुत्री थी रमाबाई। इनको वागीश्वरी की उपाधि मिली थी। ये भी संगीत में निपुण थे, और कुंभा स्वयं एक संगीतज्ञ थे और वीणा बजाने में सक्षम थे। अब कुंभा के जो शिल्पी थे मंडन, उनके द्वारा रचित ग्रंथ और उनके विषय वस्तु इस प्रकार हैं। रूपमंडन। रूपमंडन क्या बताता है हमें? रूपमंडन जो ग्रंथ लिखा था वो मूर्ति कला के बारे में बताता है कि किस प्रकार से मूर्तियों की कलाएं होती, किस प्रकार से की मूर्तियाँ होती है और उनका निर्माण कैसे किया जाता है। अब देवमूर्ति प्रकरण में मूर्ति का निर्माण कैसे किया जाता है, मूर्ति और जो प्रतिमाएं होती है उनका निर्माण कैसे किया जाता है। वास्तुमंडन में वास्तुकला का बताया जाता है ज्ञान, और राजवल्लभ मंडन में सामान्य नागरिक आवास से नगर निर्माण तक का ज्ञान बताया गया है। और प्रसाद मंडन में देवालय का निर्माण कैसा होता है यह, और कोदंड मंडन में धनुर्विद्या सिखाई गई है। वैद्य मंडन में व्याधियों का निदान यानी चिकित्सा से संबंधित जो भी विषय वस्तु है। और शकुन मंडन में शगुन और अपशगुन की जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया गया है। और वास्तुसार में दुर्ग, भवन और बड़े बड़े जो नगर होते हैं उनके निर्माण से संबंधित किस प्रकार से उनका निर्माण किया जाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा ज्ञान देखने को मिलता है हमें इन ग्रंथों के बारे में, इन ग्रंथों से। अब महाराणा कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ थी और उनके अर्थ की किस कारण से उनको ये उपाधियाँ दी गई थी। वो अभिनव भट्टाचार्य,
संगीत ग्रंथों की रचना के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है। जो भट्टाचार्य थे ना, तो उनकी तुलना की गई है। इसमें अब हिंदू सुल्तान भी है। यह उपाधि उन्हें मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम शासकों को वहाँ से अपने साम्राज्य से दूर किया था, इसलिए। उसके अलावा राणो रासो, विद्वानों को आश्रय देने के कारण इन्हें राणो रासो कहा गया है। पहाड़ी दुर्गों के निर्माता होने के नाते इनको शैल गुरु या हाल गुरु कहा गया है। छापामार युद्ध पद्धति में निपुणता के कारण इनको छाप गुरु कहा गया है, और धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इनको चाप गुरु कहा गया है। मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण इनको नरपति कहा गया है, और अपने समय के सर्वोच्च शासन के रूप में रहे थे, इसलिए इनको परम गुरु कहा गया है। और उनकी दानशीलता के कारण इन्हें दान गुरु कहा गया है। अन्य उपाधियाँ भी हैं इनकी, जैसे महाराजाधिराज, राणे राय, चाप गुरु, राय राय, अश्वपति, गजपति, ऐसी अनेक उपाधियाँ हैं। इन सभी उपाधियों का वर्णन गीत गोविंद और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है हमें। महाराणा कुंभा के बाद उदा थे, जो मेवाड़ के पितृहंता कहलाए थे, क्योंकि इन्होंने मामादेव तालाब के पास में बैठे हुए अपने ही पिता कुंभा की हत्या कर दी थी 1468 ईस्वी में। फिर उदा का एक भाई था रायमल, तो रायमल ने दाड़िमपुर के युद्ध में उदा को वहाँ से हरा दिया था। बाद में उदा की मृत्यु कैसे हुई थी? एक दक्षिणी राजस्थान में मालवा के आसपास में ही बिजली गिरने के कारण उनके ऊपर बिजली गिर गई थी और इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद रायमल, 1473 से 1509 ईस्वी तक इनका शासनकाल। रायमल के प्रमुख शिल्पी का नाम अर्जुन था। रायमल ने मेवाड़ में खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया था। राम तालाब, शंकर तालाब, संकट तालाब जैसे जलाशयों का निर्माण भी करवाया था। उनकी पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। कवि श्यामल दास के अनुसार रायमल की 13 संतानें थीं, 11 पुत्र और 2 पुत्रियां। उनके 4 प्रमुख पुत्रों के नाम थे जयमल, राजसिंह, सांगा और पृथ्वीराज। ये चारों पुत्र थे इनके। ठीक है, अब पृथ्वीराज सिसोदिया की बात करते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है, क्योंकि ये दौड़ने में बहुत ही सक्षम थे, यानी कि बहुत ही तेज गति से दौड़ते थे ये। या तो ये बहुत ही तेज गति से दौड़ते थे, या फिर कुछ स्रोत यह भी बताते हैं कि ये घुड़सवारी बहुत ही तेज गति से करते थे। दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की एक पत्नी थी जिनका नाम ताराबाई था, और जिनके नाम पर ही इन्होंने अजमेर का जो दुर्ग था उसका नाम बदल करके तारागढ़ कर दिया था। और जो बनवीर जो था उन्हीं का एक दासी पुत्र था। और हालांकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा को मेवाड़ के शासन बनने का बहुत विरोध किया था, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक बचपन में ही इन चारों भाइयों के जब कुंडली देखी गई थी तब एक पंडित ने कहा था कि आपके तीसरे पुत्र राणा सांगा जो है यही मेवाड़ के शासक बनेंगे, क्योंकि इन्हीं के कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। फिर पृथ्वीराज सिसोदिया ने राणा सांगा पर हमले भी किए थे, इनको मेवाड़ से भगाया भी था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अलग अलग इनके साथियों की सहायता से और ये बन गए थे मेवाड़ के शासक। तो कुंभलगढ़ में पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी भी स्थित है। इसके बाद महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें राणा सांगा कहा गया है, इनका जन्म कब हुआ था? 1582 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं रखा है, सॉरी 1482 में इनका जन्म हुआ था। और 1509 में शासन संभाला था, और 1528 तक ये मेवाड़ के शासक रहे थे। महाराणा संग्राम सिंह की माता का नाम श्रृंगार देवी था, और पिता जो थे वो जानते ही हैं रायमल। इनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा था। और इनकी एक पत्नी थी रानी धनबाई, उनका पुत्र था भोजराज, सबसे बड़ा पुत्र था, जो मीराबाई का पति था। उसके बाद रानी कर्णावती थे, जिनके पुत्र थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, और अन्य पुत्र भी थे, रतन सिंह थे।
इन रतन सिंह की मृत्यु बूंदी के सूरजमल हाड़ा जो थे उनके साथ एक अहिर्या उत्सव यानी कि एक आखेट उत्सव खेलते खेलते और आपस में झगड़ गए थे और ये इनकी दोनों की मृत्यु हो गई थी, सूरजमल की और इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो महाराणा संग्राम सिंह को कौन कौन सी उपाधियों से नवाजा गया है देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड द्वारा इन्हें सैनिक भग्नावशेष कहा गया है, सैनिकों का भग्नावशेष, और इन्हें हिंदू पथ का प्रदर्शक या हिंदू पथ प्रदर्शक भी कहा गया है। अपने भाइयों के साथ विवाद के बाद इन्होंने अजमेर के पास श्रीनगर के करमचंद पवार की यहाँ शरण ली थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अनेक संघर्ष करने के बाद में और मेवाड़ छोड़कर भी वापस आना पड़ा और यहाँ पर इन्हें बाद में राजयोग होने के कारण इनको मेवाड़ का शासन मिल ही गया था अंत में। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली के सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे। दिल्ली के जो सुल्तान थे वो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे। देखो, इन्होंने अनेक युद्ध लड़े थे और लगभग सभी युद्धों को इन्होंने जीता था। जैसे एक खातौली का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में, तो यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। और इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और एक पैर पर तीर लगने के कारण वो बेकार हो गया था। इसके बाद में एक बाड़ी का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में। सांगा ने पुनः इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था और इस युद्ध में लोदी स्वयं उपस्थित नहीं था। उसकी सेना का नेतृत्व मियाँ मखन और मियाँ हुसैन कर रहे थे। इसके बाद मालवा और गुजरात और ईडर के साथ भी इनके संबंध, जैसे कि गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में झालावाड़ में। सांगा और मेदिनी राय की संयुक्त सेना ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। सांगा ने उदारता दिखाते हुए महमूद खिलजी को 6 माह कैद में रखने के बाद भी उन्हें मुक्त कर दिया था। और सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय की सहायता से उन्हें गागरोन व चंदेरी की जागीरी दी थी। सांगा ने ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में रायमल की सहायता की और 1520 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह और भारमल को पराजित कर रायमल को ईडर का शासक बनाया था। मुगल शासक बाबर के साथ भी संघर्ष चला था। जैसे एक सबसे पहले बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरह पराजित किया था। और उसके बाद एक खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध से पहले बाबर ने शांति समझौता का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राणा सांगा ने उनकी बात नहीं मानी। तो यह जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही राणा सांगा का अंतिम युद्ध था। और वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इसकी तिथि 16 मार्च है, बाकी 17 मार्च अधिकतर ग्रंथों में है। युद्ध में घायल होने पर सांगा को सिरोही के अखेराज की देखरेख में युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया और घायल सांगा का राज चिन्ह जाला अज्जा ने धारण किया था युद्ध के समय में, और वीरतापूर्वक लड़े थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसीलिए जो जाला जो थे वो गुजरात से आए हुए थे, तो इन्हें फिर बड़ी सादड़ी की जागीरी मिली थी। सांगा का चबूतरा बना हुआ है दौसा में, बसवा में, क्योंकि वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो अंतिम संस्कार था वो मंडलगढ़ किया गया था, जहां पर उनकी छतरी बनी हुई है। राणा सांगा ने अपने शरणदाता करमचंद पवार को अजमेर, पर्वतसर, मंडल और फूलिया जैसी जागीरें दी थी और उन्हें रावत की उपाधि से सम्मानित किया था। कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 7 ऊंची श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदार शामिल थे। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पाती पर्वन की एक पुरानी परंपरा के अनुसार उनको युद्ध में सहायता के लिए सभी को आमंत्रित किया था। युद्ध में सम्मिलित रियासतें और उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में देखो, लिस्ट बनी हुई है पूरी कि कौन कौन से शासक कहाँ से आए थे युद्ध में, जिन्होंने भाग लिया था बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में। सभी ये लिस्ट है, पढ़ लेना, आप याद करना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम बात करेंगे बाबर की युद्ध नीति और महत्वपूर्ण घटनाएं। देखो, बाबर की जो युद्ध पद्धति थी
वो थी तुलगुमा पद्धति, यानी कि तीनों ओर से आक्रमण करना, न कि सामने से, तीनों ओर से आना और एक घेराबंदी करके आक्रमण करना। और सबसे महत्वपूर्ण उनका ब्रह्मास्त्र था तोपखाना। तोपों का उपयोग किया था। तो मेवाड़ के और राजस्थान के सरदारों ने पहली बार तोपों का सामना किया था और इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने यह भी कहा था कि अगर मैं ये युद्ध जीत गया तो मैं शराब छोड़ दूंगा। इसी कारण से सभी मुगल थे वो बड़े जोश में थे, क्योंकि जिहाद का जो नारा दे रखा था। उसके बाद युद्ध में जीतने के लिए बाबर ने व्यापारिक जो कर था उसे माफ़ करने की घोषणा की थी। और मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी की चेतावनी भी इस समय का एक हिस्सा थी। उन्होंने कहा था कि बाबर इस युद्ध में हार जाएगा, फिर भी नहीं हारा था। विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है हिंदुओं का नाश करने वाला, यानी कि काफिरों का नाश करने वाला। और युद्ध के अंतिम समय में रायसेन के सलदी तंवर ने और नागौर के खानजादा ने बाबर जो थे वो बाबर से जा मिले थे। ये इन्होंने अंतिम समय में राणा सांगा का समर्थन नहीं किया था। उसके बाद घायल हो गए थे। तो फिर कुछ समय बाद 30 जनवरी 1528 को कालपी में अपने ही साथियों के द्वारा उन्हें जहर दे दिया गया था, क्योंकि एक तो बहुत ही पीड़ा में रह रहे थे और फिर भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार होने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। इसीलिए साथियों ने इन्हें जहर दे करके इनको मरवा दिया था। कालपी नामक स्थान में उनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो अंतिम संस्कार किया था वो मांडलगढ़ में किया था, जहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। इसके बाद राणा रतन सिंह जो थे, यानी कि रतन सिंह द्वितीय कह सकते हैं हम, तो बूंदी के जो सूरजमल हाड़ा थे वो उनके साथ एक शिकार खेल रहे थे, यानी कि अहिर्या उत्सव मना रहे थे। उस दौरान ये आपस में झगड़ पड़े और जिसमें इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शासक बने थे विक्रमादित्य। इनकी उम्र कम थी, तो इनकी माता कर्मावती इनकी संरक्षिका बनी थी। बूंदी की एक हाड़ी रानी थी। तो इसका मतलब विक्रमादित्य और उदय सिंह जो थे दोनों भाई थे और इनका ननिहाल था बूंदी। इस समय चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था 1533 से 35 के बीच में। लगभग 1533 और 34 दोनों वर्ष हुआ था। पहला हमला इन्होंने किया था तो संधि के दौरान बहादुर शाह को रणथंभौर का किला दे दिया था। इसके बाद बहादुर शाह ने दूसरा और हमला किया था और दूसरे हमले में यह चित्तौड़गढ़ का 1534 से 35 के बीच में इन्होंने हमला किया था। कुछ स्रोतों में 1534 तारीख आती है और कुछ स्रोतों में 1535 आता है। और चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के युद्ध के दौरान नेतृत्व किया था देवलिया के बाघ सिंह ने। और फिर केसरिया हुआ था और जौहर का जो नेतृत्व था वो रानी कर्मावती ने किया था। बीच में उससे पहले रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए, लेकिन किसी कारण से राखी जो थी वो नहीं पहुंच पाई थी उनके पास, हुमायूं के पास नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए वो हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका था। फिर अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को रानी कर्मावती ने उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया था और स्वयं जौहर कर लिया था। और साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था 1534 या 35 के आसपास में। उसके बाद में आक्रमण के समय विक्रमादित्य और उदय सिंह को जब ननिहाल भेज दिया था तो अगले वर्ष जब हुमायूं की सहायता से वापस उन्हें बुलाया गया विक्रमादित्य को और यहाँ का 1536 में चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया गया था। उसके बाद बनवीर आया था और बनवीर ने चित्तौड़गढ़ के शासन के लिए विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों पर हत्या करने का हमला किया था, जिसमें विक्रमादित्य की तो मृत्यु हो गई थी और उदय सिंह को, और जब देखो हम बात करते हैं आगे, जैसे बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी का एक पुत्र था, पासवान जो थी उसका पुत्र था और विक्रमादित्य की हत्या कर स्वयं मेवाड़ का शासक बन बैठा था। और उदय सिंह को तो पन्नाधाय ने बचा लिया था
उसकी जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था। तो बनवीर ने चंदन को उदय सिंह ही समझ करके उसकी भी हत्या कर दी थी। तो बनवीर समझा कि अब तो मेवाड़ का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह मेवाड़ का शासक बन गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे पन्नादाय के बारे में पढ़ते हैं हम, तो पन्नादाय गुर्जर जाति की महिला और राणा उदय सिंह की एक दाइमा थी। जब बनवीर उदय सिंह को मारना चाह रहा था, तब पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन को उनकी जगह पर सुला दिया था और उदय सिंह को वहाँ से लेकर के और कुंभलगढ़ भेज दिया था उनको। ठीक है, कैसे भेजा था कि पहले देवलिया ले गई थी, उसके बाद उन्हें कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा के पास संरक्षण हेतु भेज दिया था। इतना भी छोटा नहीं था कि पालकी में टोकरी में सुला करके भेज दिया था। उदय सिंह की उस समय उम्र थी लगभग 15 वर्ष के आसपास में थी। उसके बाद महाराणा उदय सिंह की बात आती है, तो ये सबसे छोटे पुत्र थे महाराणा सांगा के, और इनकी माता का नाम कर्मावती था, कर्मावती या कर्णावती, हाड़ी रानी कर्णावती। इनका राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ था और मावली का युद्ध हुआ था, देखो 1540 ईस्वी में, जिसमें इस युद्ध में उदय सिंह और बनवीर के बीच में हुआ था ये युद्ध। और इसमें उदय सिंह ने मारवाड़ के राव मालदेव की सहायता से बनवीर को पराजित किया और चित्तौड़ पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था 1543 ईस्वी में। तो उदय सिंह ने बिना ही युद्ध किए चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चाबियां जो थी वो शेरशाह सूरी को सौंप दी थी, और शेरशाह ने राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए वहां खवास खां को नियुक्त किया था। चित्तौड़गढ़ में खवास खां को नियुक्त किया था। एक उदय सिंह का हरमाड़ा का युद्ध भी होता है 1557 ईस्वी में। इसमें उदय सिंह का मुकाबला अजमेर के हाकिम हाजी खां से हुआ था, ठीक है, जिसमें उदय सिंह की पराजय भी हुई थी। फिर 1559 ईस्वी में उन्होंने उदय सिंह ने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम उदयपुर रखा था, जो कि मेवाड़ की राजधानी रही थी। और यहाँ पर इन्होंने मोती मंगरी के महलों और उदय सागर झील का भी निर्माण करवाया था। अब आक्रमण होता है 1567 से 68 के बीच में अकबर का। अकबर ने भी इससे पहले 2 शिष्टमंडल भेजे थे उदय सिंह को, ठीक है, लेकिन उदय सिंह ने मानने से मना कर दिया था। इसीलिए 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था। फिर सरदारों की सलाह पर उदय सिंह चित्तौड़ का जो भार था वो जयमल मेड़ता और फत्ता सिसोदिया, जो कि आमेट के सामंत थे, फत्ता सिसोदिया, उनको सौंप करके और स्वयं गोगुंदा के आसपास में चले गए थे, गिरवा की पहाड़ियों के आसपास में। उस समय चित्तौड़ का तीसरा साका होता है और यह युद्ध चित्तौड़ के तीसरे साके के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इसमें जयमल राठौड़ और फत्ता वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और फत्ता सिसोदिया की जो पत्नी थी फूल कुंवर, वो उसके नेतृत्व में जौहर हुआ था, और इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। अब कर्नल जेम्स टोड का इसके बारे में क्या कथन है कि इन्होंने कहा था कि यदि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच उदय सिंह न होते तो मेवाड़ का इतिहास और अधिक उज्जवल होता। इसके बाद में अकबर की क्रूरता देखो कि इस युद्ध के बाद अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्ल करवाया था, जिसे इतिहास में एक कलंक माना जाता है। फिर अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुए थे कि उनकी पाषाण की मूर्तियां आज भी आगरा के दुर्ग में लगाई गई हैं। जो जयमल और फत्ता राठौड़ थे, तो जयमल जो राठौड़ थे उनके एक भतीजे थे कल्लाजी राठौड़, वो भी इस युद्ध में थे। ये आज सिंह के पुत्र थे। कल्ला राठौड़ जो थे वो आज सिंह के पुत्र है, जो आज हम कल्ला राठौड़ को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इन्हें आज 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है, और इनको तो बहुत सारी उपाधियाँ मिली हुई है। चित्तौड़गढ़ के युद्ध में इन्होंने अपने ताऊ जयमल को कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था और वीर गति प्राप्त की थी। इसीलिए कंधों पर बिठाने के बाद में फिर ऐसा लगता था युद्ध करते हुए कि जैसे एक ही व्यक्ति के, बहुत ही लंबे व्यक्ति के 4 हाथ हों। वे अस्त्र शस्त्र और औषधि विज्ञान के भी ज्ञाता थे, और डूंगरपुर के जो सामलिया गांव है वहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है और उन्हें केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। अब उदय सिंह के पुत्र हैं महाराणा प्रताप सिंह, जिनका शासनकाल
1572 से 1597 ईस्वी के बीच रहता है। माता का नाम इनके जयवंताबाई था, जो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। इनकी पत्नी अजबदे पवार थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। कटारगढ़ के अंदर जो बादल महल है वहाँ पर हुआ था, और इन्हें बचपन में किक्का के नाम से जाना जाता था, और इनका अधिकतर समय बचपन जो था वो कुंभलगढ़ में ही बीता था। उनका देहांत जो था वो 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड नामक स्थान पर हुआ था। धनुष की जो प्रत्यंजता थी उसे चढ़ाते हुए टूटने के कारण से उनके पेट पर लगी थी सीधी, तो पेट के अंदर से जो आंत थी वो, उसकी जो चोट लगी आंत को, अंदर से आंत सड़ गई थी। इस कारण से अत्यधिक बीमार होने के कारण फिर इनकी मृत्यु हुई थी। वो बांडोली में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इनके प्रमुख घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। उस राम प्रसाद को अकबर ने बाद में ले जा करके आगरा में ले जा करके और इसका नाम वीर प्रसाद कर दिया था। और उस राम प्रसाद ने, यानी कि एक हाथी ने 18 दिन तक कुछ भी न खा करके और अकबर के सामने बिल्कुल भी नहीं झुका था। इसीलिए अकबर ने एक वाक्य भी कहा था राम प्रसाद के लिए कि जिसका हाथी ना झुक सका वो कहाँ झुकने वाला। तो एक राणा प्रताप का शस्त्रागार भी था, मायरा की गुफा। अब उत्तराधिकार विवाद और राज्याभिषेक की बात की जाए तो उदय सिंह ने भटियाणी रानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। पाली के अखेराज सोनगरा और ग्वालियर के राम सिंह तंवर ने जगमाल को शासक बनाए जाने का विरोध किया था। पाली का जो अखेराज सोनगरा था और ग्वालियर के राम सिंह तंवर थे, इन्होंने कहा था कि जो मेवाड़ का जो ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ है, वही तो शासक बनेगा। तो जगमाल का विरोध किया था। इस कारण से फिर महाराणा प्रताप का ही राज्याभिषेक हुआ था। सबसे पहले तो गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को। ये 28 फरवरी 1572 को ही, यानी कि होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। और उसी दिन जो है मेवाड़ के शासकों का आगे के जो उत्तराधिकारी होते थे उनका राज्याभिषेक होता था। जिस दिन अपने पिता की मृत्यु होती थी उसी दिन अपने उत्तराधिकारी का शासन होता, राज्याभिषेक होता था। सलूमर के रावत कृष्णदास चुंडावत थे जिन्होंने तलवार बांधी थी, और मारवाड़ के चंद्रसेन भी इस समारोह में शामिल हुए थे। जगमाल का भी विद्रोह हुआ था। नाराज होकर जगमाल अकबर की सेवा में चला गया था, और अकबर ने उसे जहाजपुर का परगना दिया था, और 1583 ईस्वी में आधा सिरोही राज्य दे दिया था। लेकिन क्या होता है कि 1583 में एक दत्तानी के युद्ध में राव सुल्तान के विरुद्ध लड़ते हुए जगमाल की मृत्यु हो जाती है। अब राजधानी परिवर्तन और सैन्य सुधार क्या थे महाराणा प्रताप के? देखो, गोगुंदा से कुंभलगढ़ हुई थी। मुगलों के बचाव के लिए इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो गोगुंदा से कुंभलगढ़ कर दी थी, और 1585 में लूणा चावंडिया को हरा करके चावंड पर अधिकार किया और चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। यह राजधानी 1585 से 1615 तक रही थी। उसके बाद चावंड को राजधानी बनाने का मुख्य कारण इनकी मजबूत रणनीतिक स्थिति थी, जिससे मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध को संगठित किया जा सके। और प्रताप ने यहाँ चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था और कुछ महलों का निर्माण करवाया था। और महाराणा प्रताप पहले शासक थे जिन्होंने भीलों की सेना में उच्च पद दिए थे। उनके प्रमुख भील सेनापति पुंजा भील थे। अब प्रताप के समय चावंड चित्र उपशैली का विकास हुआ था। चित्रकार नसीरुद्दीन ने 1592 ईस्वी में ढोला मारू ग्रंथ का चित्रण किया था। अकबर ने शिष्टमंडल भेजा था हल्दीघाटी युद्ध से पहले महाराणा प्रताप को, जिसमें सबसे पहले जलाल खां कोरची, फिर मानसिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल थे। लेकिन सभी शिष्टमंडलों को महाराणा प्रताप ने ठुकरा दिया था और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस कारण से अकबर ने फिर युद्ध अभियान चलाया था मानसिंह के नेतृत्व में। आमेर के जो राजा मानसिंह प्रथम थे उनके नेतृत्व में युद्ध चलाया था, जो कि विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, जो उसकी तारीख 18 जून 1576 भी है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसमें 21 जून लिख रखी है। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है,
और जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। इसे हाथियों का युद्ध और बनास का युद्ध भी कहते हैं। और आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार यह बादशाह बाग का युद्ध है। अकबर ने इस युद्ध की योजना अजमेर के किले में बनाई थी और इसका अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। महाराणा प्रताप की युद्ध की सूचना दुरसा आड़ा और नेता सिसोदिया ने दी थी। युद्ध की व्यूह रचना कैसे हुई थी कि हरावल बाग होती है एक तो, जो आगे वाली पंक्तियाँ होती है, उसका नेतृत्व हकीम खासूरी ने किया था, जिसमें प्रमुख योद्धा थे डोडिया भीम सिंह रावत, कृष्णदास चुंडावत, राम शाह तंवर। और उसके बाद जो पिछली पंक्तियाँ होती है चंदावल, उसका नेतृत्व किया था पुंजा भील, पुरोहित गोपीनाथ और मेहता जयमल, और भी थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण नाम है कुछ। उसके बाद में जैसे मुगल पक्ष में हरावल का नेतृत्व किया था सैयद हाशिम खां और आसफ खान ने, और चंदावल का नेतृत्व किया था मेहतर खान ने। मेहतर खान ने अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई थी और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। और महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर भाले से भी प्रहार किया था, लेकिन बच गए थे। और जाला बीदा ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण कर, जाला बीदा या जाला मानसिंह, इन्होंने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया और युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी, जिससे कि महाराणा प्रताप की जान बच सके और वे सुरक्षित किसी स्थान पर जा सके, क्योंकि महाराणा प्रताप को मरना भी मंजूर नहीं था और झुकना भी मंजूर नहीं था। क्योंकि मरना मंजूर था लेकिन झुकना मंजूर नहीं था, लेकिन गलत समय पर मरना मंजूर नहीं था। वे मेवाड़ को ऐसे सीधे ही बलिदान होकर के और मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं, मेवाड़ को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे। प्रताप के भाई शक्ति सिंह जो थे, इन्होंने संकट के समय वापस प्रताप को अपना घोड़ा दिया था। उस घोड़े का नाम था त्रातक। युद्ध के बाद में प्रताप का इलाज कोलियारी नामक एक गुफाएं जो थी वहाँ पर हुआ था, और अकबर ने उदयपुर का नाम बदल करके मोहम्मदाबाद कर दिया था। और जगन्नाथ कछवाहा जो थे, और उदयपुर का जो कार्यभार था वो जगन्नाथ कछवाहा और फखरुद्दीन को सौंप दिया था। शाहबाद खान ने प्रताप के विरुद्ध 3 बार अभियान चलाया, जिसमें वह 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ दुर्ग जीतने में सफल रहा था। 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। यह युद्ध प्रताप की ओर से अमर सिंह और मुगलों की ओर से सुल्तान खां के बीच लड़ा गया था। अमर सिंह ने सुल्तान खां को घोड़े समेत भाले से आर पार कर दिया था, इतने बल से आक्रमण किया था। और इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। और कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। और प्रताप ने मुगलों की 36 की 36 चौकियाँ जीत ली थी। और मुगलों का जो अंतिम अभियान था वो दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद जगन्नाथ कछवाहा की बाद में मांडलगढ़ के आसपास में मृत्यु हो गई थी, जहाँ पर उनकी छतरी बनी हुई है 32 खंभों की। महाराणा प्रताप के जो दरबारी कवि थे, जिनमें एक हेमरत्न सूरी थे, जिन्होंने गोरा बादल की चौपाई नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक चक्रपाणी मिश्र भी थे, जिन्होंने राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ और आदर्श व्यवहार आदर्श जैसे ग्रंथों की रचना की थी। और साधुनाथ त्रिवेदी, जिन्होंने मंडोर की जागीर दी गई थी जिन्हें, और भीमाशाह और ताराचंद भी थे, भामाशाह और ताराचंद थे, सॉरी। इन्होंने चूलिया गांव में प्रताप से भेंट की और उन्हें आर्थिक सहायता दी थी। भामाशाह ने, भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और दानवीर भी कहा जाता है, इसीलिए महाराणा प्रताप ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। फिर महाराणा प्रताप के अगले उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह ने 1597 ईस्वी में अपने पिता महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी के रूप में मेवाड़ का शासन संभाला। उनके शासनकाल के दौरान दिल्ली पर अकबर और जहांगीर का शासन था। अकबर ने शासनकाल के अंतिम समय में शहजादा सलीम के नेतृत्व में अमर सिंह के विरुद्ध एक मुगल अभियान भेजा था। उस मुगल अभियान में उन शहजादा सलीम और मुगल आक्रमणकारियों ने मेवाड़ पर कत्लेआम किया था और खड़े खेतों को जला करके राख कर दिया था।
और बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम कर रहे थे, लोगों को, निर्दोष लोगों को मार रहे थे। फिर जहांगीर द्वारा मेवाड़ के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाए थे, देखो बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए थे 1605 से लेकर के 1613 ईस्वी तक, अलग अलग जनों के नेतृत्व में चलाए थे अभियान। उसका परिणाम क्या रहा था? वैसे तो ये सभी प्रारंभिक अभियान असफल रहे थे। जहांगीर ने शहजादे खुर्रम, मतलब जो बाद में शाहजहां बना था, उसके नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, जिसके दबाव में मेवाड़ को संधि के लिए विवश होना पड़ा। और क्यों होना पड़ा? क्योंकि ये मेवाड़ में कत्लेआम कर रहे थे, निर्दोष लोगों को मार रहे थे, इसी कारण से। फिर ये 15 फरवरी 1615 को संधि हुई थी और कुछ संधि में शर्तें थी जो मेवाड़ के पक्ष में थी। देखो, मुगल पक्ष में जो सिराजी सुंदरदास और शहजादा खुर्रम थे, तो मेवाड़ के पक्ष में हरिदास झाला और शुभकरण थे। संधि की जो मेवाड़ के पक्ष में जो शर्तें थी, उनमें यह था कि जो मेवाड़ का जो राजा होगा, यानी कि मेवाड़ का जो मुख्य शासक होगा, वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, बल्कि उसका ज्येष्ठ पुत्र मुगल दरबार में उपस्थित हो सकता है। इसीलिए अमर सिंह के भी मेवाड़ में मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे, और उसके जो ज्येष्ठ पुत्र थे कर्ण सिंह, वे मुगल दरबार में सबसे प्रथम पहली बार उपस्थित हुए थे। अब मेवाड़ मुगलों की सेवा में 1000 घुड़सवारों की टुकड़ी तैयार रखेगा, यह भी संधि थी। एक संधि में यह भी था कि चित्तौड़ का दुर्ग मेवाड़ को वापस लौटा दिया जाएगा, यानी कि चित्तौड़ का जो दुर्ग था वो मेवाड़ को लौटा दिया गया था। उसके बाद एक शर्त यह भी थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो था उसकी मरम्मत और किलेबंदी नहीं की जाएगी। इसके बाद संधि के बाद की जो घटनाएं हैं, एक तो संधि की शर्तों और अधीनता से असंतुष्ट होकर महाराणा अमर सिंह प्रथम जो थे वो 9 चौकीपाल चले गए थे, उन्होंने त्याग दिया था। फिर उसके बाद में इनका निधन भी हुआ था, तो उनका अंतिम संस्कार आहड़ में किया गया था। आहड़ में स्थित मेवाड़ के जितने भी महाराणा हैं, उनकी छत्रियाँ बनी हुई हैं। अमर सिंह प्रथम की पहली छतरी निर्मित है। अब उसके बाद से अमर सिंह के बाद से जो भी छतरियाँ थी वो सभी आहड़ में ही बनी हुई है, जिसे महासतिया भी कहा जाता है। अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, और उनके काल को राजपूतों के लिए अभ्युदय काल माना जाता है। इस काल के दौरान भामाशाह वंश के 3 प्रमुख प्रधानमंत्री रहे थे। भामाशाह प्रताप और अमर सिंह के काल में रहे थे, उसके बाद जीवाशाह अमर सिंह के काल में थे, और उसके बाद अक्षराज जो कुंवर कर्ण सिंह के काल में थे। कर्ण सिंह की बात आती है 1620 में, जब अमर सिंह की मृत्यु हुई थी, तब ये मेवाड़ के शासक बने थे। और कर्ण सिंह मेवाड़ के प्रथम शासक थे जो शासक बनने के से पूर्व मुगल सभा में भी रहे थे, और राज्याभिषेक के अवसर पर मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उन्हें राणा की उपाधि दी और खिल्लत प्रदान की गई थी। उन्होंने अपने राज्य को परगनों में विभाजित किया था, और कर्ण सिंह ने मेवाड़ में कई प्रमुख भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें कर्ण महल, दिलखुश महल और बड़ा दरिबा खाना शामिल है। उन्होंने पिछला झील में एक जग मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। शहजादा खुर्रम से क्या संबंधित है कि जब शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तब कर्ण सिंह ने खुर्रम का स्वागत किया और उसे मांडू के मार्ग से दक्षिण भेजा, और दोनों के मध्य अत्यंत मधुर संबंध थे। फिर जगत सिंह प्रथम की बारी आती है। तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, एंड उन्होंने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए चित्तौरों की ओवरी नामक चित्रकला विद्यालय की स्थापना की थी उदयपुर में। एंड उन्होंने पिछला झील में इसी जग मंदिर का जो निर्माण कार्य था उसे वापस से शुरू किया था और उसको पूर्ण करवाया था, और उदयपुर में अपनी दाई माँ नेजूबाई का मंदिर बनवाया। एंड जगदीश या जगन्नाथ जो मंदिर है, जगदीश मंदिर है उदयपुर में, उसका निर्माण भी जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था 1650 ईस्वी में, जिसके शिल्पी भाणा और मुकुंद और भाणा थे, और अर्जुन की देखरेख में बना था, और पंचायतन शैली या नागर शैली में बना हुआ है, और जगन्नाथ प्रशस्ति इस पर अंकित की गई है। उस जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट थे। इस प्रशस्ति में हल्दीघाटी में जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप को विजयी बताया गया है।
1631 में मुगल सम्राट शाहजहां ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग कर एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा दे दिया था। महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा था। उन्हें विजय कटकातु की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है कि सेनाओं को जीतने वाला। इतिहास में उन्हें हाइड्रोलिक रूलर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिक रूलर। उनके समकालीन मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब थे। औरंगजेब के सत्ता में आने के दौरान उत्तराधिकारी युद्ध में राज सिंह ने उनका साथ दिया था। सैन्य एवं प्रशासनिक उपलब्धियां। राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की 4 दीवारी का पुनर्निर्माण करवाया था और शाहजहां ने इस निर्माण को तोड़वाने के लिए सादुल्ला खां को भेजा था। और राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन टीका दौड़ के बहाने करके और कई ठिकानों को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने गयासपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगनों का पर भी अधिकार कर लिया था। और औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया था। चारुमती प्रकरण के दौरान राज सिंह की औरंगजेब के साथ विवाद भी हुए थे। एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। उस चारुमती के भाई मान सिंह ने उनका संबंध औरंगजेब से तय कर दिया था। चारुमती के विशेष आग्रह पर राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया था और औरंगजेब और चारू सिंह के बीच बड़े विवाद का एक प्रमुख कारण यही बना था। उसके बाद त्याग और बलिदान के रूप में जाने जाने वाली हाड़ी रानी का एक किस्सा है, राज सिंह के समय ही हुआ था। उनका वास्तविक नाम सहल कुंवर था और ये बूंदी के संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी और सलूमबर के जो रावत रतन सिंह चुंडावत थे उनकी ये पत्नी थी। उनके साथ उनका विवाह हुआ था। और जब राज सिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध चल रहा था तो जब युद्ध में सलूमबर के जो रावत रतन सिंह थे उनके जाने के समय पर सलूमबर के रावत रतन सिंह ने अपनी पत्नी सहल कंवर से कुछ निशानी मांगी थी और शायद उनकी पत्नी को लगा कि इन्हें युद्ध में जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि इन्हें मुझसे बहुत प्रेम हो रहा है, उन्हें मुझसे बहुत प्रेम है। और इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सिर ही काट लेती हूँ ताकि ये उनका पूरा ध्यान युद्ध में रहे और ये युद्ध जीते और मेवाड़ का नाम खराब नहीं हो। इसीलिए इन्होंने अपना जो सिर था वो काट करके दे दिया था ये निशानी के तौर पर। इसीलिए फिर रावत रतन सिंह चुंडावत ने युद्ध में बड़ी वीरता दिखाई थी। इसीलिए एक प्रसिद्ध कहावत भी कही जाती है कि चुंडावत मांगी सेनानी तो सिर काट दे दियो शतरानी। मेघराज मुकुल की एक प्रसिद्ध रचना है सेनानी, वो हाड़ी रानी पर ही आधारित है और राजस्थान में उनके नाम पर एक महिला पुलिस बटालियन भी तैनात है, हाड़ी रानी बटालियन। धार्मिक नीति और मंदिर निर्माण की बात की जाए तो 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़वाने के एक आदेश जारी किया था और बहुत सारे हिंदू मंदिरों को तोड़े जा रहे थे उस समय। तब राज सिंह ने हिंदू मंदिरों का निर्माण करना शुरू करवाया था। सबसे पहले तो इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था, जो सिहाड़ में पहले सिहाड़ कहा जाता था नाथद्वारा को। और इस मंदिर की मूर्ति जो थी वो दाऊ जी के द्वारा मथुरा से लाई गई थी। और यह वल्लभ संप्रदाय की आज जो सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है और यहाँ श्री कृष्ण भगवान की यानी श्रीनाथ जी की पूजा होती है। और यहाँ पर हवेली संगीत प्रसिद्ध है और यहाँ पर पिछवाइयाँ भी प्रसिद्ध हैं, नाथद्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। और विठलनाथ जी ने 8 शिष्यों की एक मंडली बनाई थी जिसे अष्टछाप कहा जाता है। ये अष्टछाप और ये पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित है। और जो वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय एक ही है। और इसमें सूरदास जो अष्टछाप कवि थे, विठलदास जी जो थे, इनके जो 8 शिष्य थे उनकी इन्होंने एक मंडली बनाई थी जिसे अष्टछाप कहा जाता था, जिसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 थे। ठीक है। तो जो ये संप्रदाय थी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, इसलिए इसे वल्लभाचार्य संप्रदाय भी कहा जाता है। और इस
जो संप्रदाय का जो एक प्रमुख सिद्धांत था यह था कि मोक्ष प्राप्ति का जो केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव होता है। मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वह केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव होती है। और सूरदास जो थे उसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय का जहाज कहा जाता है। फिर महाराणा राजसिंह प्रथम के बारे में थोड़ा सा और भी है। जैसे अष्टप्रधान, तो ये शिवाजी के 8 केंद्रीय अधिकारी थे, ठीक है। और अष्ट दिग्गज के थे, ये कृष्णदेव राय के दरबार के 8 विद्वान थे। द्वारकाधीश जी मंदिर बनवाया था महाराणा राजसिंह ने कांकरोली में, जो राजसमंद में कांकरोली है वहाँ पर राजसमंद झील के जस्ट पास में ही द्वारकाधीश जी मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर दाऊ जी की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा इन्होंने अंबिका माता मंदिर का निर्माण भी करवाया था उदयपुर में। जगत नहीं है ये, जगत में नहीं है, उदयपुर में मेन सिटी में अंबिका माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। सॉरी इसमें मेवाड़ का खजुराहो कैसे आ सकता है। इसके अलावा एक मारवाड़ उत्तराधिकार हुआ था, संघर्ष हुआ था, राजसिंह के समय पर हुआ था 1678 ईस्वी में। चलो ये हम मारवाड़ के बारे में जब हम नोट्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको अभी स्किप कर लेते थोड़ा सा। चलो ठीक है, जजिया कर के बारे में देखते हैं। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, जो एक अर्ध धार्मिक और सैन्य कर था। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसे आर्थिक और राजनीतिक आधार पर लगाया गया था। और राजसमंद झील जो थी उसका निर्माण करवाया था 1672 से 1676 के बीच में। 4-5 सालों में राजसमंद झील जो थी उसका निर्माण गोमती नदी के जो थी उसको रोक करके और एक बांध के रूप में करवाया गया था अकाल राहत कार्य के हेतु, ठीक है। और यहाँ पर राज प्रशस्ति उल्लेखित करवाई थी जो कि संस्कृत भाषा में थी और उसके रचिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। और यहाँ पर त्रिमुखी बावड़ी, इसका निर्माण राजसिंह की पत्नी रामरसदे ने करवाया था। नहीं, हाँ, त्रिमुखी बावड़ी तो डूंगरपुर में स्थित है, डूंगरपुर या उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण राजसिंह की पत्नी रामरसदे ने करवाया था। महाराणा राजसिंह की मृत्यु ओहड़ा गांव में हुई थी। और किशोरदास जो थे इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। एक सदाशिव भट्ट थे, एक रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। इसके बाद जय सिंह बने थे शासक। जय सिंह और औरंगजेब के बीच में संधि हुई थी। इस संधि के माध्यम से राणा जय सिंह ने जजिया कर देना स्वीकार किया था वापस। और मेवाड़ मुगल संधि दूसरी बार हुई थी यह। और जजिया कर के भुगतान के बदले पूर्व मंडल और बदनौर की जागीरें मुगल पक्ष को दे दी गई थी। और जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील से भी विशाल जयसमंद झील का निर्माण। फिर महाराणा अमर सिंह द्वितीय की बात है। समकालीन मुगल शासक उनके शासनकाल के दौरान औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकारी युद्ध में उन्होंने मुअज्जब यानी कि जो बहादुर शाह प्रथम था उसका पक्ष लिया था। एक देबारी समझौता हुआ था। यह समझौता मुगल बादशाह के खिलाफ किया गया था। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय और मारवाड़ के अजीत सिंह शामिल थे। इस समझौते में क्या क्या शर्तें थी? एक तो सवाई जय सिंह को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया जाएगा अगर जीत गए तो। और एक सवाई जय सिंह का विवाह अमर सिंह की जो पुत्री थी चंद्र कुंवरी उससे तय हुआ था। अमर सिंह ने कहा था कि जो मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी से जो उत्पन्न संतान होगी वही आमेर के उत्तराधिकारी बनेगी। उसके बाद में यह भी शर्त रखी गई थी कि यह शर्त हमने देख लिया, हमने पढ़ लिया इसके बारे में। अब 1709 ईस्वी में जागीरें पुनः प्राप्त की गई थी। जो 1709 में मारवाड़ की जागीरें पुनः प्राप्त की गई थी। मुगल बादशाह को जजिया के रूप में 1 लाख रुपए दिए गए और उसके बदले में पूर्व मंडल और बदनौर की जागीरें वापस प्राप्त की गई थी। और सामंतों पर कठोर कार्यवाही की गई और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और देवलिया के रावत सरदारों को दंडित किया गया। जागीरदारों और सामंतों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें प्रथम श्रेणी के थे जिसे 16 उमराव और द्वितीय श्रेणी के थे 32 उमराव। और प्रशासनिक परंपरा की बात की जाए तो अमर सिंह सेकंड ने मेवाड़ में अमरशाही पगड़ी पहनने की परंपरा का आरंभ किया था। और अमर सिंह और दुर्गादास राठौड़ के क्या संबंध है? महाराणा ने
मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ उनको शरण दी थी और उन्हें विजयपुर की जागीर दी थी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था। उसके बाद महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था और सिसारमा गांव जो है वहाँ पर वैद्यनाथ महादेव जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति इसके लेखक रूप भट्ट हैं और बांसवाड़ा युद्ध की जानकारी मिलती है इसमें, जिसमें संग्राम सिंह सेकंड ने मुगल सेनापति रणबाज खां को पराजित किया था। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध कलीला दमना चित्रों का चित्रण हुआ था। और राजनीतिक उपलब्धियों की बात की जाए तो मेवाड़ को रामपुरा की जागीरी पुनः प्राप्त हुई, जो अकबर के समय से मुगलों के अधीन थी। इन्हीं के समय में मराठों ने राजस्थान में पहली बार मेवाड़ से चौथ कर वसूला था। हुरडा सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन का विचार मूलतः संग्राम सिंह द्वितीय के समय प्रस्तावित था, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के कारण फिर उनके आगे आने वाले उत्तराधिकारी जो थे जगत सिंह द्वितीय, उनके शासन काल में हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। बाकी इन्हीं के समय पर होना तय था। अब हम बात करते हैं महाराणा जगत सिंह की, जिनके समय में 27 जुलाई 1734 ईस्वी को भीलवाड़ा के एक हुरडा गांव में हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था कि मराठों की बढ़ती सैन्य शक्ति और मराठों के जो आक्रमण हो रहे थे मराठों के, तो उनसे बचने के लिए उनकी जो उस समस्या का समाधान करने के लिए हुरडा सम्मेलन आयोजित किया था। और आयोजनकर्ता जो थे वो जयपुर के सवाई जय सिंह थे इसके, और अध्यक्षता जो थी वो जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और कौन कौन सी रियासतें इसमें आई थी? मारवाड़ के अभय सिंह आए थे, नागौर के बख्त सिंह, बीकानेर जोरावर सिंह, बूंदी के दलेल सिंह, कोटा का दुर्जनशाल, किशनगढ़ का राज सिंह और करौली का गोपाल पाल, इन सभी ने भाग लिया था। मराठा नीति देखो, इनके समय पेशवा बाजीराव प्रथम मेवाड़ आए और चौथ वसूली का समझौता किया था, और बाजीराव की माता राधाबाई ने भी यहाँ की यात्रा की थी। और इनके समय में ही नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय जो नादिर शाह जो थे उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद इन्होंने जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में माधो सिंह का पक्ष लिया था। जो राजमहल और बगरू में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में, तो उसमें इन्होंने माधो सिंह का पक्ष लिया था। और साहित्य और स्थापत्य की बात की जाए तो इन्होंने पिछला झील में जगनिवास महल का निर्माण करवाया था। जग मंदिर जो महल था वो तो बन चुका था पहले ही, जगत सिंह प्रथम के द्वारा पूर्ण बन गया था, लेकिन जगनिवास महल जो था वो जगत सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इनके दरबारी कवि कौन थे? नेकराम। इन्होंने जगत विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद प्रताप सिंह सेकंड, राज सिंह सेकंड, अजय सिंह सेकंड, हमीर सेकंड इस तरह से शासक बने थे। और फिर महाराणा भीम सिंह शासक बने थे। भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ 13 जनवरी 1818 को मराठों के भय के कारण संधि कर दी थी अंग्रेजों के साथ में। और मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजित सिंह और अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे, और यह संधि लॉर्ड हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक की नीति के अंतर्गत थी। इनके समय में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जिसके लिए एक घिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। महाराणा की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर के और जोधपुर के तो मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था 1807 में। नागौर के जो घिंगोली नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें महाराजा जगत सिंह द्वितीय जो थे जयपुर के, उनकी जीत हुई थी। फिर बाद में क्या हुआ था कि आमिर खां पिंडारी जो था उस और अजित सिंह चुंडावत जो था, उनके कहने पर कृष्णा कुमारी ने विष खाकर के आत्महत्या कर दी थी। वो आत्महत्या की थी 1810 में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फरवरी 1818 में कर्नल जेम्स टॉड मेवाड़ के पहले अंग्रेज एजेंट बनकर उदयपुर आए थे, और रानी पद्मेश्वरी द्वारा पिछला झील के तट पर भीम पदेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया गया। इस काल में भोमगढ़ और टोडगढ़ दुर्गों का निर्माण भी हुआ था। महाराणा भीम सिंह जो थे वो कर्नल जेम्स टॉड के उस कार्य को लेकर के अत्यंत प्रसन्न थे, जिसमें कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहास को एकत्रित करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक समृद्ध इतिहास लिख रहे थे, गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास लिख रहे थे। तो उनकी इस कार्य से प्रसन्न होकर के महाराणा भीम सिंह ने ब्यावर, उस समय एक ब्यावर में एक गांव था बोरसवाड़ा या बरसावाड़ा,
वो कर्नल जेम्स टोड को दे दिया था और वहाँ पर उन्होंने कर्नल जेम्स टोड के लिए एक टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता दी थी। तो ये टोडगढ़ दुर्ग जो था वो कर्नल जेम्स टोड के नाम से ही बना हुआ है। चारण कवि किसना आडा ने भीम विलास ग्रंथ की रचना की थी इनके समय में। फिर महाराणा जवान सिंह बने थे, फिर सरदार सिंह बने थे। उसके बाद महाराणा स्वरूप सिंह की बारी आती है। तो महाराणा स्वरूप सिंह का जो काल है वो विभिन्न सुधारों और 1857 की क्रांति के लिए जाना जाता है। बहुत सारी प्रथाएं थी जो समाप्त हुई थी। देखते हैं हम क्या क्या प्रथाएं कब कब समाप्त हुई थी। देखो, उन्होंने नए स्वरूपशाही सिक्के जारी किए थे और जाली सिक्के से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सिक्कों पर दोस्ती लंदन अंकित करवाया था। इसके अलावा सामाजिक सुधार इन्होंने किए थे। 1844 ईस्वी में कन्या व्रत पर रोक लगाई थी। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा को समाप्त किया था और 15 अगस्त 1861 को सती प्रथा पर रोक का आदेश दिया था। महाराणा की मृत्यु के बाद में उनकी एक पासवान थी एंजाबाई, वो अंतिम रूप मेवाड़ में एक अंतिम सती हुई थी। वो अंतिम घटना है सती होने की मेवाड़ में। उसके बाद से मेवाड़ में कोई भी सती नहीं हुई थी। और इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें नीमच से भागकर जो 40 अंग्रेज अफसर आए थे उनको इन्होंने पिछला जेल में शरण दी थी और उनकी सेवा की थी। महाराणा शंभू सिंह की बात आती है तो उनके शासनकाल में मेवाड़ में नई अदालतों की स्थापना हुई थी और सती प्रथा का अंतिम रूप से अंत हो गया था। और इसी वर्ष उदयपुर में सेठ चंपालाल के नेतृत्व में एक हड़ताल भी हुई थी और 1870 ईस्वी में इन्होंने अजमेर दरबार में लॉर्ड मेयो से भेंट की थी। तो अजमेर दरबार में जो अजमेर दरबार लगा था 1870 ईस्वी में, वहाँ पर लॉर्ड मेयो से भेंट की थी और लॉर्ड मेयो के नाम से अजमेर में मेयो कॉलेज का निर्माण करवाया गया। फिर महाराणा सज्जन सिंह 1883 ईस्वी में परोपकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसके संपादक दयानंद सरस्वती थे और अध्यक्ष स्वयं महाराणा सज्जन सिंह थे। उदयपुर में ही हुई थी परोपकारिणी हितकारिणी सभा की स्थापना। दयानंद सरस्वती के उदयपुर आगमन पर कवि श्यामल दास ने चित्तौड़गढ़ में उनका स्वागत किया था और उदयपुर के नवलखा महल में सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखा गया था। 1877 ईस्वी में कवि श्यामल दास की सलाह पर इजलास ए खां की स्थापना की गई, जिसमें 15 सदस्य थे। 20 अगस्त 1880 को महेंद्र राज सभा का गठन किया गया था और 14 फरवरी 1878 को महाराणा और अंग्रेज सरकार के बीच में नमक समझौता हुआ था, जिसके कारण नमक महंगा हो गया था और लोगों का रोजगार भी छिन गया था और आम जनता को थोड़ी कठिनाई हुई थी। 1881 ईस्वी में मेवाड़ में प्रथम जनगणना जो हुई थी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी और लॉर्ड रिपन द्वारा महाराणा को GCSI की उपाधि दी गई थी। GCSI मतलब ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। उदयपुर आने वाले पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। महाराणा सज्जन सिंह ने सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। तो हम सज्जनगढ़ देखते हैं ना, सज्जनगढ़ जो जू है उसके ऊपर ही पहाड़ी पर सज्जनगढ़ पैलेस बना हुआ है। इसके बाद अलावा सज्जन अस्पताल, वॉल्टर जनाना अस्पताल और सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय का निर्माण करवाया और उन्होंने साप्ताहिक पत्र सज्जन कीर्ति सुधारक भी शुरू किया था। फिर महाराणा फतेह सिंह के बारे में 1879 में वॉल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की और इस सभा का जो लक्ष्य था वो राजपूतों में बहुविवाह और बाल विवाह पर रोक लगाना और शादियों में जो फिजूल खर्ची थी उसको भी कम करना था। कुछ समाज सुधारक कार्य किए थे। अब अंतिम शासक जो थे मेवाड़ के वे महाराणा भूपाल सिंह थे। उन्होंने 1930 से 1955 तक लगभग 25 वर्षों तक मेवाड़ में शासन किया था और राजस्थान की एकीकरण में उनकी बहुत ही निर्णायक भूमिका रही थी। 18 अप्रैल 1948 को वे संयुक्त राजस्थान के राजप्रमुख बनाए गए थे और बाद में उन्हें महाराज प्रमुख की उपाधि भी दी गई थी। वे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाले प्रारंभिक शासकों में से एक थे। 1931 में उन्होंने उदयपुर रियासत में पूर्ण नशाबंदी लागू की थी। क्वेश्चन आया हुआ है शायद, उदयपुर में पूर्ण नशाबंदी किसने लागू की थी 1931 में?
तो 1931 में कौन सा शासक था? महाराणा भूपाल सिंह थे, तो उन्होंने की थी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। महाराणा भूपाल कॉलेज, महाराणा भूपाल चिकित्सालय सभी उन्हीं के नाम पर स्थित है। और 1955 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये रहा आपके मेवाड़ का यानी गोहिल वंश का शासन और उनसे संबंधित नोट्स। अगले वीडियो में हम एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे और देखेंगे हमारी तैयारी कितनी है, कैसी है, किस किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।